महादेवाय नमः। मैं अनुज कुमार मिश्र आप सभी का इस महादेव संस्कृतम प्रयागराज चैनल में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग NTA UGC नेट JRF संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 की इकाई 9 पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग इकाई 9 पे यदि देखें तो हम लोगों को पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र पढ़ने हैं। उन लोगों का उनमें भी निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ना है। रामायण, महाभारत, पुराण, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास में उत्पत्ति के सिद्धांत तथा अभिलेख का सामान्य परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग लिपि के विषय में और ब्राह्मी लिपि के इतिहास के एवं उत्पत्ति के विषय में जानकारी लेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं लिपि के सामान्य परिचय की तरफ। लिपि क्या है तो देखें तो लिपि एक लेखन प्रणाली का अर्थ है। लिपि या लेखन, लिपि और लेखन प्रणाली एक दूसरे का पर्याय है। लिखने, एक शब्दों में कह सकते हैं, लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। अर्थात किस तरह से किसी कार्य का लेखन किया जाए, कैसे उसके अक्षर हों, कैसी उसकी बनावट हो, इसे ही लिपि कहते हैं। शब्दों में अब साहित्यिक भाषा में देखें तो लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा का लिखावट या लिखने का ढंग। किसी भी भाषा के लिखावट या लिखने का ढंग ही लिपि है। देख लें, लिखावट या लिखने का ढंग। यदि हम देवनागरी में का से लिखते हैं तो ये जो का लिखने का जो ढंग है यही लिपि है। यही क्या है? लिपि है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। अब जो ध्वनि हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए जिस चिन्ह अर्थात जिस पहचान का हम लोग प्रयोग करते हैं वही लिपि है। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। यदि कुछ लोग लिपि और भाषा को एक सा जैसा समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा वो चीज़ है, अर्थात भाषा वह चीज़ है जिससे अपने विचारों को एक दूसरे तक भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। भाषा वह चीज़ होती है जो बोली जाती है और उसी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। और लिखने को तो उसे किसी भी लिपि अर्थात किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना इस तरह की वास्तविक अनुवाद न हुआ हो, वास्तविक अनुवाद ना हुआ हो, इसे लिप्यांतर भी कहते हैं। यदि किसी भाषा को एक लिपि से दूसरी लिपि में लिखें हम और उसका वास्तविक रूपांतरण ना हो, अनुवाद ना हो, तो वो लिप्यांतर कहलाता है। संसार में लगभग 4000 भाषाएं हैं जो 40 लिपियों में समाहित हैं। इन 40 लिपियों की मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। नंबर 1 चित्रलिपि, संश्लिष्ट लिपि, रोमन लिपि और अक्षरिक लिपि। अब इन लिपियों के प्रकारों को डिटेल देखें तो जो लिपि के तरीके हैं तो पहला लिपि है चित्रलिपि। तो चीनी की मांडारिन भाषा, चीन में मांडारिन भाषा प्रचलित है। तो चीन की मांडारिन भाषा चित्रलिपि पर आधारित है। अर्थात इसमें जो मांडारिन भाषा है वो जैसे मांडारिन भाषा में जैसे का अक्षर है तो का को ये त्रिभुज इत्यादि, मान लीजिए त्रिभुज की आकृति से ये संकेत करते हैं। तो यही ही चित्रलिपि है। इसमें लगभग 3000 चित्रों का प्रयोग होता है, 30,000 चित्रों का प्रयोग होता है। संश्लिष्ट लिपि, इस लिपि में अर्थ समाहित रहते हैं। और ये जो संश्लिष्ट लिपि है दूसरे प्रकार की लिपि, इसमें अर्थ भी मिलते हैं। इस लिपि की, इस लिखने के तरीके में अर्थ भी समाहित रहते हैं, जैसे उर्दू भाषा और अरबी भाषा। और दूसरा लिपि में तीसरा आता है रोमन लिपि। सर्वाधिक प्रचलित लिपि है। इसमें लगभग 250 भाषाओं का समावेश है। ये रोमन पाश्चात्य देशों में बोली जाती है, लिखी जाती है। इसमें इस सर्वाधिक प्रचलित लिपि है और 250 भाषाओं का इसमें समावेश है, संग्रह है। फिर आती है अक्षरिक लिपि। इस लिपि कुछ निश्चित अक्षरों का हिसाब होता है इस लिपि में, जैसे हिंदी, संस्कृत, बांग्ला। जैसे संस्कृत में निश्चित अक्षर 42 है महर्षि सूत्र के अनुसार, और हिंदी में भी निश्चित अक्षर हैं, बांग्ला भाषा में भी निश्चित अक्षर हैं। तो अक्षरिक लिपि में निश्चित अक्षरों का हिसाब होता है। वर्तमान में 40 प्रकार की लिपियाँ प्रचलित हैं। इनमें से 11 प्रकार की लिपियों का ही प्रयोग भारत में होता है।
जैसे इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे देवनागरी लिपि, जिसको हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसकी देवनागरी भारत सरकार ने स्वीकृत की है लिपि को, वो इसी ब्राह्मी लिपि का ये भाग आगे बात करेंगे। फिर उर्दू, ये नास्तालिक लिपि भी से कहते हैं, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये सब लिपियाँ हैं। फिर मराठी लिपि प्राचीन काल में संस्कृत की ब्राह्मी लिपि, पहले प्राचीन काल में संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। फिर गुरुमुखी लिपि पंजाबी, तमिल लिपि तमिल, गुजराती लिपि गुजराती, बंगाली लिपि बंगला, भारत की अन्य लिपियाँ और कानो लिपि जापानी। और देखें तो कुटिल लिपि, शारदा लिपि, गुरुमुखी लिपि, ग्रंथ लिपि, मोडी लिपि, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, मलयालम लिपि और शाहमुखी, ये लिपियाँ विभिन्न प्रकार की लिपियाँ हैं। अब ब्राह्मी लिपि देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का इतिहास और उत्पत्ति सिद्धांत हमारे यूनिट में है, तो पहले ब्राह्मी लिपि का के इतिहास देखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। हालांकि भारत में कई लिपियां हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि जो है भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेख से मिलते हैं। क्योंकि यह प्राचीन है, इसलिए सबसे इसका प्राचीन उदाहरण अशोक का अभिलेख मिलता है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी जो हम लिखते हैं, ये इसी ब्राह्मी लिपि का उदाहरण है। ये भी हम देखिए बाएं से दाएं लिखते हैं। पहले बाएं से, हम जैसे राम जाता है तो पहले राम बायां लिखेंगे, बाएं तरफ राम लिखेंगे, फिर जाता है, फिर जाता है, जाता, फिर है। तो ये देखिए बाएं से दाएं हम जा रहे हैं। तो ये देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का ही की तरह ही लिखा जाता है। आगे देखते हैं। तो ब्राह्मी भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। अधिकांश लिपियाँ इसी ब्राह्मी लिपि से निकली हैं तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में भी हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है। 5वीं से 350 तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके दो विभाजन मिलते हैं, उत्तरी धारा और दक्षिण धारा। तो पहले ये एक ही तरह लिखती थी, बाद में इसके दो विभाजन हुए, उत्तरी धारा और दक्षिण धारा। तो उत्तरी धारा में देखें तो ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, उत्तरी धारा में जो ब्राह्मी की गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि रखा जाता है। जो हिंदी हम लोग में देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, वो ब्राह्मी की उत्तरी धारा में समाहित है। और दक्षिण धारा में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य, देशी और पश्चिमी लिपि का शामिल है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे देवनागरी। क्योंकि देवनागरी उत्तरी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा में समाहित है, इसलिए आप चूँकि हम लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए उससे तुलना करें तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। यह मात्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि मात्रात्मक लिपि है। व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। व्यंजनों पर मात्रा लगाया जाता है। जैसे हम लोग कविता लिखना है तो का, अब देखिए ई की मात्रा लगाना है तो वहाँ पर हम लगाएं व्यंजन पर, और फिर देखिए तो अब देखिए ये ई की मात्रा वहाँ पर लगाएं और ता की आ की मात्रा ता पर लगाएं। यही है, यही व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिपियाँ लिखी जाती है। वर्णों का क्रम वही है जो आधुनिक भारतीय लिपियों का है। इसमें वर्णों का विक्रम भारतीय लिपियों के आधार पर है। तो आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये ब्राह्मी लिपि अशोक का स्तंभ, प्राचीन अशोक के स्तंभ या ब्राह्मी लिपि का ये ऐसे लिखी जाती थी। कुछ ब्राह्मी लिपि ऐसे लिखा जाता था। इसकी कुछ खास बातें देख लें तो यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। यह मात्रात्मक लिपि है। व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। कुछ व्यंजनों के संयुक्त होने पर उनके लिए संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पा और रा को जोड़कर प्राव लिखेंगे, और का सा मिलके छा, तारा मिलकर त्रा इत्यादि, ये संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। वर्णों का क्रम वही होता है जो आधुनिक भारतीय लिपियों का है। यह एक प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है। इस लिपि से कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ। ऐसे भारतीय मान्यता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपने आदेश रूपी वेद ज्ञान को लिखित रूप से सुरक्षित रखने के लिए जिस लिपि को बनाया उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्रह्मा ने ऐसा बनाया। तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति और सिद्धांत यदि हम देखें तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इन सिद्धांतों की दो मुख्य धाराएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत और दूसरा बृहद भारत की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत।
तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के दो सिद्धांत आपके सामने मिलते हैं, एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा बृहद भारत की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो एक एक क्रम से अध्ययन करते हैं। तो पहला विदेशी देखते हैं। तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले पुनः दो भागों में और तथा फिर से 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। तो पहले 2 भाग हैं का है यूनानी मूल ब्राह्मी। यूनानी लोग मानते हैं कि यूनानी मूल से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई, अर्थात यूनान से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के पोषक विद्वान हैं अल्फ्रेड म्यूलर ने कहा कि ब्राह्मी लिपि यूनान मूल से उत्पन्न हुई है। और दूसरे है ब्राह्मी लिपि को सेमेटिक दूसरा सिद्धांत मानता है कि ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या विलियम जोनस एक पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के मुख्य प्रस्तुतकर्ता हैं। इनके अनुसार ब्राह्मी लिपि की सोमेटिक से उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि। फिर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, फिनिशियन मूल, दक्षिण सेमेटिक मूल और उत्तरी सेमेटिक मूल। तो जो विलियम जोनस थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सोमेटिक से हुई है और उन्होंने फिनिशियन मूल और दक्षिण सेमेटिक मूल तथा उत्तर सेमेटिक मूल का इसे उत्पत्ति माना। कई पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारतवासियों ने अक्षर लिखना विदेशियों से सीखा तथा ब्राह्मी लिपि भी उसी प्रकार प्राचीन फिनिशियन लिपि से उत्पन्न हुई है। विद्वानों को मानता है प्राचीन पाश्चात्य विदेशी में फिनिशियन लिपि को प्राचीन मानते हैं और उनका कहना है कि फिनिशियन लिपि से ही ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार अरबी, यूनानी, रोमन आदि लिपियां हैं उसी प्रकार फिनिशियन लिपि से भी ब्राह्मी लिपि उत्पत्ति हुई है। लिपि से उत्पन्न हुई, पर कई देशी विद्वानों ने सब प्रमाण यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में स्वतंत्र रीति से हुआ। यानी कुछ विदेशी विद्वानों ने भी कई देशी विद्वानों ने सब प्रमाण दिया है, प्रमाण के साथ दिया है कि ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में ही हुआ है। अब ब्राह्मी लिपि में उद्भव के स्वदेशी सिद्धांत को भी फिर से 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्वदेशी सिद्धांत को नंबर 1 दक्षिण मूल सिद्धांत और दूसरा आर्य मूल सिद्धांत। दक्षिण मूल और आर्य मूल। अभी तक माना जाता था कि ब्राह्मी लिपि का विकास 4वीं से 3वीं सदी ईस्वी पूर्व में मौर्यों ने किया। कुछ लोग अभी तक माना जाता था कि ब्राह्मी लिपि का विकास 3वीं से और 4वीं सदी में मौर्यों ने किया, पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के ताज़ा उत्खनन से पता चला है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से ही विद्यमान था। तो इसके पहले कुछ लोग मानते थे कि जो है ब्राह्मी लिपि का विकास मौर्यों ने किया, लेकिन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चला कि 6वीं शताब्दी में तमिलनाडु और श्रीलंका में पहले से ही विद्यमान था। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का नाम गिनाए गए हैं। 64 लिपियों के नाम गिनाए गए हैं जो बुद्ध को महात्मा बुद्ध को सिखाए गए थे। इनमें नागरी लिपि का नाम नहीं आता। तो लोग मानते हैं कि कुछ विद्वान, इसके बाद आगे हम देखेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि नागरी लिपि से ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति हुई है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का प्रयोग हुआ है, उसमें नागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ब्राह्मी लिपि का नाम आया है। ललित विस्तार का चीनी भाषा में अनुवाद 308 ईस्वी में हुआ। ललित विस्तार का चीनी भाषा में अनुवाद 308 ईस्वी में हुआ। जैनों के पत्रवर्णा सूत्र और समवयांग सूत्र में 18 लिपियों का प्रयोग हुआ है, जिनमें पहला लिपि का नाम बाम्बी अथवा ब्राह्मी है। उन्हें भी भगवती सूत्र का आरंभ नमो भविये लिपि अर्थात ब्राह्मी लिपि को नमस्कार से होता है। तो जैनों का भी मानना है, जैनों ने भी अपने 18 लिपियों में सर्वप्रथम बम्बी अर्थात ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया और उनका भगवती सूत्र प्रारंभिक होता है नमो ब्रह्मिये लिप्यते, इसलिए यह प्राचीन लिपि है। अब और देखें तो यह देशी
लिपि उसी प्रकार बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है जैसे उनसे निकली हुई आजकल की लिपियाँ। देखिए ब्राह्मी लिपि से जो लिपियाँ जैसे उत्तरी धारा दक्षिणी धारा, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए हैं दक्षिणी मूल की धारा उत्तरी मूल की धारा। तो जो दक्षिणी में जो देवनागरी है उसी से, चूँकि हम देवनागरी जानते हैं इसलिए देवनागरी पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, वो उसी की उत्तरी धारा से ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा से निकली हुई या भी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ललित विस्तार में भी लिपियों की जो नाम गिनाए गए हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का नाम भी मिला है। इस लिपि का सबसे पुराना रूप अशोक का शिलालेख मिलता है। यह लिपि उसी प्रकार बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है जैसे आजकल की लिपियाँ लिखी जाती हैं, उससे निकली लिपियाँ लिखी जाती हैं। ललित विस्तार में भी इसका नाम गिनाया गया है और ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना रूप अशोक के शिलालेख मिलते हैं। कई विद्वानों का मत है कि लिपि प्राचीन सरस्वती लिपि सिंधु लिपि से निकली। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन लिपि सरस्वती लिपि सिंधु लिपि से निकली है, अतः यह पूर्ववर्ती रूप में भारत में पहले से प्रयोग में थी। सरस्वती लिपि के प्रचलन से हट जाने के बाद प्राकृत भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रचलन में आई। इनका कहना है कि सरस्वती लिपि एक थी जिसके प्रचलन में हट जाने के बाद प्राकृत भाषा को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि आई। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं लिखा गया जो समय की मार झेल सकें। प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध उपदेश आज भी सुरक्षित हैं। इसीलिए शायद यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मौर्यों ने किया, क्योंकि इसके देखिए कुछ जो विद्वान, इसके पहले हम कहा कि कुछ विद्वानों का मानना है कि तीसरी और चौथी शताब्दी में मौर्यों ने इसका विकास किया। उसका कारण यह है कि ब्राह्मी लिपि के ग्रंथ संस्कृत में ज़्यादा मिले नहीं और बाद में जो है प्राकृत और पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि के ग्रंथ मिले, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि बौद्धों ने इसका विकास किया होगा। सबसे प्राचीन लिपि भारतवर्ष में अशोक की पाई जाती है, जो सिंध नदी के पार के प्रदेशों गंधार आदि को छोड़ भारतवर्ष में सर्वत्र बहुधा एक ही रूप मिलता है। जिस लिपि में अशोक के लेख हैं वह प्राचीन आर्यों या ब्राह्मणों की निकली हुई ब्राह्मी लिपि अशोक लिपि है। जैनों के प्रज्ञापना सूत्र में लिखा है कि अर्धमागधी भाषा जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मी लिपि है। अर्धमागधी भाषा मथुरा पाटलिपुत्र के बीच के प्रदेशों की भाषा है जिससे हिंदी निकली है। अतः ब्राह्मी लिपि मध्य आर्यावर्त की लिपि है जिससे क्रमशः उस लिपि का विकास हुआ जो पीछे नागरी कहलाई। आप देख सकते हैं ब्राह्मी लिपि का चित्र में आपको दिखाया गया है। ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि की तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मी में आ को जो देवनागरी में मा लिखते हैं उसको ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता है। बा को आयत के आकार का, गा को इस तरह, घा को डी के आकार का, ढा को इस तरह, वा को ऐसे, दा को ऐसे, ढा को ऐसे और था को ऐसे, ठा को ऐसे लिखा जाता है। तो दोनों को तुलना करें तो चूँकि हम देवनागरी लिपि जानते हैं, बाकी शायद हमें तो नहीं जानता यूनानी, फोनेशियानी और बांग्ला लिपि की, तो यदि आप जानते तो आप उससे तुलना कर सकते हैं। और हम लोग ज़्यादातर लोग देवनागरी लिपि को जानते हैं क्योंकि हम भारत के लोग हैं और उत्तर भारत के निवासी हैं, तो उसमें देवनागरी से हम परिचित हैं, इसलिए उससे तुलना करके आप देख सकते हैं। यदि आप बांग्ला को या अथवा जर्मनी को अथवा फिनेशियानी यूनानी लिपियों को जानते हैं तो आप उससे ब्राह्मी लिपि की तुलना कर सकते हैं। अब विदेशी मत देख लें, इसकी प्राचीनता के कुछ विदेशी मत देख लें तो 600 ईस्वी पूर्व में लिपि नहीं था, ऐसा कुछ विदेशी मानते हैं, जबकि भारतीय उत्खनन से ऐसा मिला है कि 600 ईस्वी में तमिलनाडु और श्रीलंका में इसका थी। डेविड ब्यूलर डिरीजर के अनुसार यह लिपि यदि थी तो वह भारत में नहीं थी। उनका मानना था यदि थी भी तो भारत में नहीं थी। वर्नेल ने इसे प्राचीन तो माना है किंतु उत्पत्ति भारत में नहीं माना है। इस लिपि का सबसे पुराना रूप अशोक के शिलालेख मिलते हैं
पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि कुछ विद्वान ब्राह्मी लिपि को फिनीशियानी लिपि से उत्पन्न मानते हैं। सर विलियम जोन्स ने भी ब्राह्मी लिपि को उत्पत्ति सेमेटिक लिपि से मानते हैं। विलियम जोन्स। अधिकांश विद्वान स्वतंत्र रूप से इसकी उत्पत्ति भारत में ही मानते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। तो जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। तो आपसे प्रश्न करेगा कि ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला किसने तैयार की? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की थी। आगे देखते हैं, भारतीय मत के अनुसार या स्मृतियाँ पुराण तथा जैन दर्शन इसमें ब्राह्मी लिपि मिलते हैं, इसलिए इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। चीनी यात्री हिंसान ने भी इस बात का प्रयोग स्वीकारा है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई। अरबी विद्वान अल-बरूनी ने भी ऐसा माना है। यूनानी लिपि हिंदुओं की खोज थी। यूनानी लोग मानते हैं कि यह ब्राह्मी लिपि हिंदुओं की खोज थी। और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय सड़क की चौड़ाई 10-10 स्टेडियम की थी, जो ब्राह्मी लिपि से मिलती है। वर्नेल के अनुसार आदि लिपि है, ब्राह्मी लिपि आदि लिपि है, जो 4वीं से 5वीं शताब्दी में प्राप्त होती हैं। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का प्रयोग है, जिसमें बम्बी अथवा ब्राह्मी लिपि का भी वर्णन मिलता है। अधिकांश विद्वानों को लेकर 10,000 से 400 ईस्वी के मध्य ही लिपि की विकास हुआ था। वेदों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि, जिसे देवलिपि भी कहते हैं, का विकास हुआ। हम मानते हैं कि वेद के संरक्षण के लिए ब्रह्मा ने वेद के संरक्षण के लिए लिखित रूप से लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, और जो इसे देवलिपि भी कहते हैं, इसका विकास वेदों के लिए, और वेद की रचना भारत की है, इसलिए इसे भारत की मानना समुचित होगा। फिर 4वीं-3वीं शताब्दी के मध्य मौर्य शासकों द्वारा लिखवाया गया, किंतु ताजे उत्खनन तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6वीं ईसा पूर्व में ही विद्यमान था, ऐसा मानते हैं। जैन ग्रंथ पत्रवर्णा सूत्र एवं समवयांग सूत्र में भी ब्राह्मी लिपि का नाम मिलता है। नारद स्मृति अनुसार कहते हैं, नारद स्मृति में कहा गया है, न करिष्यति यदि ब्रह्मा, यदि ब्रह्मा ने न किया होता तो लिखितम चक्षुरुत्तमम तत्रे भयस्य लोकस्य न भविष्यति शुभो गति। तो इस ब्राह्मी लिपि के संबंध में नारद पुराण में कहा गया है। और चीनी ग्रंथ फेनिशियन लिपि का प्रयोग ब्राह्मी पढ़ी के लिए प्रयोग हुआ है। इंसान ने भी इसे 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व में माना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं नए विषय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुम्